नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आपके साथ मैं हूं प्रिया सना। सुबह के 9 बज चुके हैं। वक्त है इस समय की बड़ी खबरों का, जिनसे आपका होता है सीधा सरोकार, जिनका होता है आप पर सीधा असर। आज बात सबसे पहले होगी बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी की, जो कि तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। सभी दल अपनी अपनी जमीन को मजबूत करने में जुटे हुए हैं और ऐसे में सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ बिहार के पहले चरण के चुनाव के लिए 6 दिन में ताबड़तोड़ 18 रैलियां करेंगे। दूसरी खबर राजधानी लखनऊ से जुड़ी हुई है, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 2 पुलों का लोकार्पण करने वाले हैं। तीसरी खबर मुख्तार अंसारी से जुड़ी हुई है, जो कि पंजाब के मोहाली जेल में इन दिनों बंद है। मऊ की सीजेएम कोर्ट ने अवैध शस्त्र लाइसेंस के मामले में वारंट भेजा है। मामले में 21 तारीख को कोर्ट के समक्ष मुख्तार को पेश होना है। चौथी खबर पूर्व मंत्री हरिशंकर तिवारी के बेटे और बसपा विधायक विनय शंकर तिवारी से जुड़ी हुई है। सीबीआई ने पूर्व मंत्री के कई फर्म्स पर एक साथ छापेमारी की, जिससे हड़कंप मचा हुआ है। बारी बारी से हम इन तमाम खबरों पर चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि बिहार में हुंकार भरेंगे, इस पर भी बात होगी। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि तमाम महत्वपूर्ण जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। शुरुआत करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की खबर के साथ। आज से सीएम योगी आदित्यनाथ बिहार में चुनाव प्रचार करने के लिए मैदान में उतरने वाले हैं। बिहार चुनाव में बीजेपी ने सीएम योगी की कुल 18 रैलियों को तैयार किया है। योगी आदित्यनाथ पहले चरण में 6 दिनों के दौरान ताबड़तोड़ 18 रैलियां करने वाले हैं। केंद्रीय नेताओं को छोड़कर मुख्यमंत्री योगी की बिहार में सबसे ज्यादा रैलियां होनी है। केंद्रीय नेतृत्व की तरफ बिहार के सियासी समीकरण को देखते हुए ये तय किया गया है कि अलग अलग नेताओं के कार्यक्रम के तहत पहले चरण में बिहार के अलग अलग 6 जगहों पर मुख्यमंत्री योगी की रैली होगी। 20 अक्टूबर को बिहार के कैमूर, अरवल और रोहतास में सीएम योगी की 3 सभाएं होनी है। सीएम योगी सुबह 9 बजे बिहार के लिए यहाँ से उनकी रवानगी होने वाली है, जिसके बाद यानी कि अब से कुछ देरी के बाद इसके बाद पहली सभा दिन के 12 बजे में कैमूर में होगी, दूसरी सभा अरवल में होगी दोपहर के 2 बजे, तीसरी सभा रोहतास के विक्रमगंज में शाम को 3:15 बजे होगी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बिहार चुनाव में एंट्री और सियासी फिजाओं को एनडीए के कैंडिडेट के पक्ष में मोड़ने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बिहार भेजा जा रहा है, जहां पर उनकी ताबड़तोड़ रैलियां होनी है। आपको ये बताएं कि बिहार का चुनावी दंगल बेहद ज्यादा खास है। 28 अक्टूबर को पहले चरण का मतदान होना है। 243 बिहार विधानसभा की सीट, जिसको लेकर पूरी तरीके से एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं तमाम पार्टियां। विजय मिश्रा मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। विजय, बिहार के दंगल में सीएम योगी की एंट्री, ताजा अपडेट्स आपके पास क्या कुछ है? कितने देर में निकलेंगे सीएम बिहार के लिए? बिल्कुल, यहाँ पर अगर कहा जाए तो मुख्यमंत्री की कई सारी रैलियां जो हैं वो प्रस्तावित हैं और जाहिर है कि केंद्रीय मंत्रियों के बाद में मुख्यमंत्री की रैलियों की बात करें तो ये सबसे ज्यादा रैलियां जो हैं वो योगी आदित्यनाथ के लिए ही यहाँ पर हैं और जाहिर है कि स्टार प्रचारक के रूप में यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बाद में दूसरा नंबर अगर किसी का आता है तो वो योगी आदित्यनाथ का है। कुल 18 रैलियां जो हैं वो यहाँ पर प्रस्तावित है और पहली रैली आज से शुरू हो रही है, यानी 20 अक्टूबर से, जो कि कैमूर में इसकी जनसभा रखी गई है। थोड़ी देर में ही यहाँ पर मुख्यमंत्री जो है वो रवाना होंगे। एक कार्यक्रम है यहाँ पर, उस कार्यक्रम को करने के बाद करीब 10 बजे के आसपास एक कार्यक्रम है, जिसके बाद वो यहाँ से सीधे बिहार के लिए रवाना होंगी। हालांकि यहाँ पर 20 अक्टूबर को सिर्फ कैमूर में ही नहीं बल्कि अरवल और रोहतास में भी सीएम आदित्यनाथ की सभाएं हैं। करीब 3 सभाएं एक दिन में वो करेंगे और ये माना जा रहा है कि अभी थोड़ी देर में ही करीब 10 बजे के आसपास वो यहाँ से रवाना होंगे और करीब 12 बजे जो है वो यहाँ से सीधे कैमूर पहुंचेंगे। इसके अलावा दूसरी सभा जो है वो अरवल में है, करीब 2 बजे के आसपास वो सभा रखी गई है और रोहतास के विक्रमगंज में भी करीब 3:15 बजे के आसपास रैली जो है वो रखी गई है। इसको लेकर के विशेष खास तैयारी भी है और आपको बता दें कि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अगर किसी दूसरे नेता को सबसे ज्यादा रैलियां करने के लिए यहाँ पर सभाएं जो है वो करनी है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को है। तो जाहिर है कि यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है अपनी करीब 18 सभाएं जो है वो इस विधानसभा चुनाव में वो करेंगे।
चलिए ठीक है विजय, आप हमारे साथ बने रहिए, हम दूसरी खबर पर भी आपके पास आएंगे और चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर जाने वाले हैं, बिहार में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे और वहां पर कहीं ना कहीं माहौल को एनडीए कैंडिडेट के फेवर में करने की कोशिश उनकी ओर से रहेगी। आगे बढ़ते हुए आपको ये बता देते हैं कि लखनऊ के लोगों को 2 पुलों की आज सौगात मिलने वाली है। नाका हिंडोला और मीना बेकरी पुल का लोकार्पण होना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहेंगे और आपको ये बताएं कि सीएम योगी भी यहाँ पर लोकार्पण करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यहाँ पर लोकार्पण होगा। दोनों पुलों के खोलने से 8 लाख लोगों को राहत मिलेगी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, मंत्री ब्रिजेश पाठक भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। वर्चुअली यहाँ पर ये जो लोकार्पण कार्यक्रम है वो होगा। फ्लाईओवर का ये वर्चुअल लोकार्पण कार्यक्रम आज शाम 4 बजे अपने आप में बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि लंबे वक्त से इसकी मांग देखने को मिल रही थी और ऐसे में आज कहीं ना कहीं वो जो इंतज़ार है वो समाप्त होने वाला है। विजय मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ लगातार बने हुए हैं। विजय, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण मौका है, क्योंकि इससे के इस पुल के निर्माण से कहीं ना कहीं आम लोगों को, स्थानीय लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। क्या कुछ ये पूरा कार्यक्रम ज़रा विस्तार रूप से दर्शकों को आप बताएं। मैं आपको बता दूं तो ये जो पुल है काफी बिजी एरिया में बनाए गए थे और जाहिर है कि वहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ हो जाती थी, काफी जाम लगता था। नाका इलाका जो है वो एक बाजार इलाका था, तो जो जिन लोगों को बाहर की तरफ से भी जाना पड़ता था उन्हें भी इसी पुल पर से गुजरना पड़ता था। तो ये एक बड़ी सुविधा, एक बड़ी सौगात रहेगी वहाँ के लोगों के लिए। हालांकि पुल बन करके तैयार है और आज से इसकी शुरुआत हो जाएगी। जिस तरह की जानकारी मिल रही है कि यहाँ पर सिर्फ इन 2 फ्लाईओवर को ही नहीं बल्कि यहाँ पर कुछ आवासीय हॉस्पिटल्स के ब्लॉक के भी लोकार्पण को यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया है और कार्यक्रम में यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ में यहाँ पर केंद्रीय मंत्री रक्षा राजनाथ सिंह भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे और करीब शाम का समय रखा गया है। हालांकि बिहार की रैली के बाद जब यहाँ पर लौटेंगे तब यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया है। हालांकि पहले कार्यक्रम 4 बजे का था, लेकिन इसे बढ़ाकर के करीब 5:30 बजे का रख दिया गया है, जिससे वो वर्चुअल तरीके से ही दोनों नेताओं के जो है इस दोनों ही फ्लाईओवर का उद्घाटन करेंगे, लोकार्पण करेंगे। करीब 198 करोड़ की लागत से ये दोनों ही फ्लाईओवर जो है वो पूर्ण हुए हैं और जाहिर है कि दोनों ही फ्लाईओवर्स के चलने के बाद जो शहर के अंदर भीड़ रहती थी, जो काफी ज्यादा जाम लगता था, उससे लोगों को काफी निजात मिलेगा। ये माना जा रहा है करीब 8 लाख लोग जो हैं इससे प्रभावित होंगे और जाहिर है कि कहीं ना कहीं 8 लाख लोगों के लिए राहत की बात रहेगी। जो एक लंबा जाम लगता था, जो काफी समय तक लोग जाम में फंसे रहते थे, उससे लोगों को निजात मिलेगी। जी, जाहिर तौर पर तो जाम की स्थिति जो हमेशा उत्पन्न वहां पर हो जाती थी, कहीं ना कहीं उससे आम लोगों को राहत मिलेगी। तकरीबन 8 लाख लोग इससे लाभान्वित होंगे। विजय, बने रहिए, एक और खबर पर मैं आपके साथ चर्चा करूंगी, लेकिन फिलहाल अपने दर्शकों को एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे देते हैं। मऊ से एक खबर है जहां पर सीजेएम कोर्ट से एक वारंट जारी हुआ है। वारंट बी के तहत मुख्तार अंसारी को यहां पर मऊ लाया जाएगा। अवैध शस्त्र लाइसेंस के मामले में पेशी होनी है। 21 अक्टूबर को कोर्ट के समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया गया था। पंजाब के रूपनगर मोहाली जेल में बंद है मुख्तार अंसारी। वारंट बी के तहत अब उसे यहां पर मऊ लाया जाएगा। अवैध शस्त्र लाइसेंस के मामले में ये पेशी होनी है। कोर्ट की ओर से ये आदेश जो है वो दिया गया था। सीजेएम कोर्ट ने वारंट जारी कर दिया है। विजय, मेरे साथ मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। विजय, इसको लेकर किस तरीके की तैयारियां हैं, क्या कुछ हलचल है, कब तक लाया जा सकता है, कब तक पेशी हो सकती है? कल की बात कही जा रही है, कल उसे कोर्ट में पेश किया जाना है। इससे संबंधित और क्या कुछ जानकारी है आपके पास? विजय, चलिए ठीक है, तो शायद संपर्क यहाँ पर टूट गया है। एक बार फिर से हम संपर्क साझा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको ये बताएं कि सीजेएम कोर्ट से वारंट जारी हो चुका है। मुख्तार पर शिकंजा जो है वो यहाँ पर एक बार फिर से कसता हुआ और यहाँ पर कोर्ट ने ये वारंट जारी किया है। वारंट बी के तहत मुख्तार अंसारी को यहाँ पर मऊ लाया जाएगा और इसको लेकर किस तरीके की तैयारी है ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। अवैध शस्त्र लाइसेंस के मामले में ये पेशी होनी है। कोर्ट के सामने उपस्थित होने का आदेश दिया गया था। फिलहाल आपको यहाँ पर ये बताएं कि पंजाब की एक जेल में बंद है मुख्तार और ऐसे में अब उसे यहां पर लाया जाएगा। सीजेएम कोर्ट ने इस बाबत वारंट जारी कर दिया है और इस बीच एक बड़ी खबर अमेठी से मिल रही है। जरा ये आपको बता देते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर ये बड़ी खबर। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का अमेठी दौरा आज है। ये आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। 1 दिवसीय दौरे पर अमेठी आ रही हैं स्मृति ईरानी। विकास कार्यों की समीक्षा वो करने वाली है स्मृति ईरानी के दौरे की सभी तैयारियां वहां पर पूरी हो चुकी है। तो आपको ये बताएं कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी वहां पर आज अमेठी पहुंचने वाली हैं
और वहां पर तमाम तरह के इंतजाम किए गए। विकास कार्यों की दरअसल वो समीक्षा करेंगी और इसको लेकर प्रशासनिक अमला पूरी तरीके से अलर्ट है। कितना काम हुआ है, कितना नहीं, तमाम चीज़ों को लेकर वो अधिकारियों से फीडबैक लेंगी। ये आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी आज पहुंचेंगी केंद्रीय महिला एवं बाल विकास और वस्त्र मंत्री स्मृति ईरानी। 1 दिवसीय दौरे पर पूरी तैयारियां वहां पर कर ली गई हैं। आपको यहां पर ये बताएं कि इस दौरे के मद्देनज़र प्रशासनिक अमला पूरी तरीके से अलर्ट है और वहां पर विकास कार्यों की वो समीक्षा करेंगी। क्या कुछ काम हुए हैं और किस तरीके से आगे बढ़ा जाए, इसको लेकर भी वो अधिकारियों से बातचीत करेंगी। अपने संसदीय क्षेत्र में इस दौरान उनकी मौजूदगी 1 दिवसीय दौरे पर अमेठी आ रही हैं स्मृति ईरानी। पूर्व मंत्री हरिशंकर तिवारी के बेटे और बसपा विधायक विनय शंकर तिवारी की कई फर्मों पर एक साथ सीबीआई की छापेमारी से हड़कंप मचा हुआ है और इस बीच गोरखपुर के चिल्लूपाड़ से बसपा विधायक विनय शंकर तिवारी और उनकी पत्नी रीता तिवारी के खिलाफ सीबीआई ने नई दिल्ली के बैंकों के करीब 1500 करोड़ रुपए हड़पने के मामले में एफआईआर दर्ज कर ली। बता दें कि इस पूरे मामले में आईटी डिपार्टमेंट ने भी कुछ समय पहले समन दिया था। चिल्लूपाड़ से बसपा विधायक विनय शंकर तिवारी से जुड़ी फर्म गंगोत्री एंटरप्राइजेज, मेसर्स रॉयल एम्पायर मार्केटिंग लिमिटेड, मेसर्स कंदर्प होटल प्राइवेट लिमिटेड के ठिकानों पर छापेमारी की गई। हरिशंकर तिवारी के बेटे विनय शंकर तिवारी के कई फर्म्स पर कई बैंकों के करीब 1500 करोड़ रुपए हड़पने का आरोप लगा है। तो आपको बताएं कि ये जो छापेमारी यहाँ पर की गई है उसके बाद हड़कंप वहां पर मच गया। विधायक के कई ठिकानों पर ये छापेमारी हुई है। सुशील मेरे साथ हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ गोरखपुर से इस बीच लाइव मौजूद है, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। सुशील, मुश्किलें यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ताजा अपडेट्स आपके पास क्या कुछ है, किस तरीके से रिएक्शन सामने आ रहे हैं? बिल्कुल निश्चित रूप से मैंने पहले बताया कि जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ जब सत्ता संभाले थे उसके बाद ही उन्होंने साफ तौर पे ये क्लियर कर दिया था कि किसी भी अपराधियों को उत्तर प्रदेश में रहने की इजाज़त नहीं है। ऐसे में फिर चाहे मुख्तार अंसारी हो या तमाम जो बाहुबली हो या फिर जो है गोरखपुर के बाहुबली हरिशंकर तिवारी की बात कह लें, निश्चित रूप से इनकी जो गंगोत्री एंटरप्राइजेज है, क्योंकि हरिशंकर तिवारी और जो चिल्लूपाड़ से बसपा के विधायक हैं विनय शंकर तिवारी, इनकी जो कंपनी है गंगोत्री एंटरप्राइजेज उसको लेकर के पूरी तरीके से सीबीआई की छापेमारी हुई है और गोरखपुर, लखनऊ और नोएडा सभी जगहों पर जो है छापेमारी का दौर चला है और तकरीबन 1500 करोड़ के आसपास जो बैंक का लोन है उसको लेकर के सीबीआई छापेमारी कर रही है, क्योंकि बैंक का ये आरोप है कि जिस मद में ये लोन लिया गया था उस मद में न खर्च करके किसी और जगह इसका इन्वेस्ट किया गया है। इसको लेकर के पूरी तरीके से जब शिकायत की गई थी उसको लेकर के अब सीबीआई जो है पूरी तरीके से शिकंजा कसने लगी है और कहीं ना कहीं इनकी मुश्किलें खड़ी होने लगी हैं। कल दिन भर जो है पूरे जगहों पर इनके जो गोरखपुर में जिनका आवास है हरिशंकर तिवारी का हाथे के पास, उसके बाद से श्रम कार्यालय के बगल में इनकी एक जगह है वहाँ पे, और उसके बाद से गंगोत्री महाविद्यालय है वहाँ पे, तमाम जगहों पर इनके ठिकानों पर सीबीआई का छापा रहा। और केवल यही नहीं, गोरखपुर, लखनऊ और नोएडा हर जगहों पर लगातार कल दिन भर जो है सीबीआई का छापेमारी चला और ये कह सकते हैं कि निश्चित रूप से आने वाले समय में इनकी मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं जिस तरीके से ये कार्रवाई हुई है। हाँ सुशील, आपके सूत्र क्या बता रहे हैं कि इस छापेमारी के दौरान क्या कोई ऐसे दस्तावेज भी मिले हैं जिससे अहम खुलासे होने की उम्मीद है? देखिए, फिलहाल अभी सीबीआई से मुलाकात नहीं हो पाई है, ना ही कोई ऐसी जानकारी मिली है। हाँ। लेकिन ये ज़रूर है कि जिस तरीके से छापेमारी का दौर चल रहा है कुछ न अहम तथ्य जरूर मिले होंगे। फिलहाल अभी सीबीआई की किसी भी अधिकारियों से बात नहीं हो पाई है और इस वजह से अभी कुछ कहना मुश्किल है कि क्या क्या उनके हाथ लगे हैं। लेकिन जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, जिस तरीके से जो सीबीआई का छापेमारी चल रहा है और उनसे पूछताछ हो रही है, तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि सीबीआई के पास कुछ न कुछ अहम ठोस सबूत जरूर मिले हैं, जिसको लेकर के बाहुबली हरिशंकर तिवारी के हाथे से लगाए तमाम अन्य जगहों पर पूरी सीबीआई का छापेमारी चला और निश्चित रूप से आने वाले समय में तस्वीरें भी साफ हो जाएंगी। जी, जाहिर तौर पर तो आने वाले दिनों में जो तस्वीरें हैं वो साफ हो जाएंगी। सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए और तमाम जानकारी के लिए। उस बीच गाजियाबाद से एक बड़ी खबर मिल रही है, जरा ये भी आपको बता देते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। गाजियाबाद से ये बड़ी खबर, प्रदूषण फैलाने वालों पर कार्रवाई, ये आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। खुले में निर्माण सामग्री रखने पर जुर्माना लगाया गया है। प्रशासन ने 2 लाख रुपए का यहां पर जुर्माना लगाया है। इस वक्त की बड़ी खबर गाजियाबाद से आपकी टीवी स्क्रीन पर है। निगम ने भी वेस्ट के संबंध में 5 डिफॉल्टर को नोटिस भेजा है। एसएसपी ने भी दिए सभी थाना इंचार्ज को निर्देश, क्योंकि लगातार जो वायु गुणवत्ता है वो दिल्ली एनसीआर में लगातार
खराब होता हुआ और इसको लेकर प्रशासनिक अमला पूरी तरीके से अलर्ट है। जतिन मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ मौजूद हैं। जतिन, क्योंकि पहले से ही लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि ऐसी कोई भी चीज़ ना करें जिससे जो सेहत है, जो कि आबो हवा है, वो खराब हो, लेकिन बावजूद ऐसी जो चीज़ें हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रही, जिसके बाद अब जो प्रशासनिक अमला है वो पूरी तरीके से सक्रिय नजर आ रहा है, मुस्तैद नजर आ रहा है तमाम चीज़ों को लेकर। प्लान जो प्रदूषण के लिए है वो पहले से लागू है और तमाम दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि अगर आप कोई भी उल्लंघन करेंगे तो आप पर जुर्माना लगेगा। लेकिन फिर भी जगहों पर हम देख रहे हैं कि निर्माण सामग्री रोड पर रखी हुई है और ऐसी ही निर्माण सामग्री जब रोड पर रखी हुई थी तो उस पर जुर्माना लगाया गया है और 2 लाख रुपए का ये जुर्माना लगाया गया है। और यही नहीं, नगर निगम ने वेस्ट के संबंध में 5 डिफॉल्टरों को नोटिस भी भेजा है। इसके अलावा प्रशासन के अधिकारी जो हैं वो लगातार सजग हैं और वो जो सरकारी निर्माण कार्य है उसको लेकर भी पहले से दिशा निर्देश दे चुके हैं। तमाम तरह की जो सावधानियां हैं वो पहले से ही बरती जा रही हैं, ताकि जब दिवाली के आसपास हम देखते हैं कि पूरा स्मोक छा जाता है एनसीआर की फिजाओं में और सांस लेना काफी मुश्किल हो जाता है, तो उससे बचने की कवायद पहले से ही हो रही है। जी, जाहिर तौर पर, क्योंकि जो स्थिति उत्पन्न होती है दिल्ली एनसीआर के इलाके में, मुझे लगता है उससे हर कोई कहीं ना कहीं सहमत होगा कि ऐसी चीज़ों पर कहीं ना कहीं लोगों को भी समझना होगा, जागरूक होने की ज़रूरत है, ताकि जो गुणवत्ता है वो और भी ज़्यादा खराब ना हो। जतिन, अगर बात कर ली जाए तमाम जो कदम उठाए जा रहे हैं वहाँ पर प्रशासन की ओर से, जिस तरीके से सख्ती बरती जा रही है ग्राउंड जीरो पर, धरातल पर, वो आपको कितनी कारगर सिद्ध होती हुई नजर आ रही है? क्योंकि अभी भी ऐसी तस्वीर है जहाँ पर लोग नहीं समझ रहे हैं और लोग बावजूद ऐसी चीज़ों को अंजाम दे रहे हैं। बिल्कुल, आपने एक बात बिल्कुल सही कही कि जागरूक होने की जरूरत है लोगों को भी, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि रोड पर लोग कूड़ा जला देते हैं, जबकि एनजीटी का सख्त आदेश है कि आप सार्वजनिक जगहों पर कूड़ा इस तरह से ना जलाएं, कूड़े को डिस्पोज करें सिर्फ, उसे जलाएं नहीं, तो उससे प्रदूषण फैलता है। इसके अलावा लोग निर्माण करवाते हैं, चाहे अपने घरों में निर्माण करवाते हैं या फिर अगर बिल्डर भी कोई निर्माण करवा रहे हैं, तो आप देखते होंगे कि हरे कपड़े से ढका हुआ कई जगह पर होता है, लेकिन बहुत सारे लोग उसका पालन भी नहीं करते हैं और वो नहीं ढकते हैं, तो उससे जो धूल डस्ट उड़ती है तो लोगों की सांस में जाती है। और यही नहीं, वो फिजाओं में भी घुलती है, जिससे PM 2.5 और PM10 का लेवल बढ़ जाता है। जाहिर है इसके बाद AQI बढ़ जाता है और तो हवा है उसकी जो स्थिति है वो काफी खतरनाक हो जाती है। तो ये करें, निश्चित है लोगों को सावधान रहने की जरूरत है, जागरूक रहने की जरूरत है और प्रशासन भी इस पूरी कोशिश कर रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जतिन गोस्वामी आपका तमाम बातचीत के लिए और तमाम जानकारी के लिए। वहीं बलिया के दुर्जनपुर हत्याकांड का जहां पर हर तरफ चर्चाएं हैं इस पे, तो वहीं अब सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने सामाजिक राजनीतिक लोगों से स्थिति को सामान्य करने की गुजारिश की। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि दोनों हत्यारोपी के परिवार से जो लोग घायल हैं उनकी तरफ से भी मुकदमा दर्ज हो। सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने कहा कि एक तरफ हत्याएं हुई हैं तो वहीं दूसरी ओर कुछ लोग घायल हुए हैं, जिनमें महिलाएं भी हैं। दोनों का अपना अपना पक्ष है, मैं खुद घायल पक्ष से मिलने जाऊंगा। तो आपको बताएं कि बीजेपी सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त की अपील, और उन्होंने ये कहा है कि दोनों का अपना अपना पक्ष है। लोगों से उन्होंने अपील की है कि लोग स्थिति को सामान्य करने में मदद करें। दोनों तरफ से लोग घायल हुए हैं, दोनों तरफ के लोग परेशान हैं, मैं खुद वहाँ पर लोगों से मिलने जाऊँगा जो लोग घायल हुए हैं, उन्होंने ये बात भी कही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।